2025 में इस बार ऐसी कौन सी गलती है जो गेहूं के अंदर हमें नहीं करना है। 28 से 30 क्विंटल अगर इस शेड्यूल से आप अगर डालेंगे तो संभव है। तो 28 के हिसाब से हमको लगभग 60 से 65 हजार रुपए पर एकड़ का हमको जो है इनकम है। श्रीराम की SR05 वैरायटी है। इसके अंदर पहला पानी कब लगाएं, तो ये टाइम जो है पानी को आप जितना कंट्रोल करके रखेंगे उतना अच्छा आपको खेत में रिजल्ट मिलेगा। एक बैग यूरिया के साथ मिक्स माइक्रो न्यूट्रेंट आपको लेना ही लेना है। मिक्स माइक्रो न्यूट्रेंट है। सागरिका बात करें तो सागरिका के अंदर भी सीवीड्स होते हैं, मिक्स माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं। जिंक ऑक्साइड फॉर्म जो आता है 39.5% वो लेना है। टेबू कोनाजोल जो होता है इसके अंदर फंगस की कई बार समस्या देखने को मिलती है। 33% में जो जिंक सल्फेट फॉर्म में आता है आप वो लीजिए। पोटाश जो होता है लाल MOP टिल्ट का स्प्रे कर सकते हैं। बायर का एक बोनस एक आता है वो ले सकते हैं। राम राम किसान भाइयों, स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल वृंदा फार्म में। और आज हम आए हैं एक किसान भाई के खेत में जहां पर गेहूं की एक नई किस्म लगी है। और 2025 में आपने कौन सी किस्म अपने खेत में लगाई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गेहूं की, तो ये वैरायटी आप देख रहे हैं जो मेरे हाथ में, ये श्रीराम की SR05 वैरायटी है। और इसका परफॉर्मेंस किस तरीके से है उसकी डिटेल जानकारी हम आपको देंगे। और गेहूँ में क्या क्या पोषक तत्व की रिक्वायरमेंट होती है इनिशियल लेवल पे, और एक उत्पादन बढ़ाने में क्या क्या चीज का महत्वपूर्ण रोल होता है, उसकी डिटेल जानकारी जो है मैं पूरा दूंगा आपको इस वीडियो के अंदर। 2025 में इस बार ऐसी कौन सी गलती है जो गेहूं के अंदर हमें नहीं करना है, और गेहूं का उत्पादन अच्छा लेना है, गेहूं के अंदर क्या क्या खाद डालनी है जिससे हमें जो दाना है उसके अंदर वजन शाइनिंग अच्छी आए, और उसके अंदर जिंक सल्फेट का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है, जिंक सल्फेट किस किस फॉर्म में आते हैं उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ यूरिया, और यूरिया के साथ कौन से कॉम्बिनेशन के साथ आप डाल सकते हैं, इसके अंदर मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का क्या रोल रहता है, सारी चीजें डालेंगे ताकि आप भी अपने खेत में एक रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले सकें। आपको खाद और जो भी खर्च है वो तो करना पड़ेगा, लेकिन साथ में मौसम अगर आपके साथ रहे तो एक बहुत अच्छा मुनाफा आप खेती से कमा सकते हैं, गेहूं से कमा सकते हैं। तो जी हाँ किसान भाइयों, ये जो वैरायटी है इसका मैं फिर से एक बार नाम बता दूं, श्रीराम की SR05 वैरायटी है। और ये लगभग 125 से 130 दिन के अंदर पक के तैयार हो जाती है। और ये वैरायटी अगर हम बात करें तो ये वैरायटी हमने 1 क्विंटल पर एकड़ ये खेत में लगा रखी है, और क्रॉसिंग विधि से ये लगा रखी है। दूसरी अगर बात करें, गेहूं के अंदर बहुत सारे किसान भाई जो है वो ये फंस के रह जाते हैं कि हम इसके अंदर पहला पानी कब लगाएं, और कितना लेट करने से गेहूं के अंदर फुटाव आता भी है या नहीं आता है। तो इन चीजों के बारे में बताता हूं। गेहूं के अंदर 17 से 18 दिन जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 18 दिन से पहले आप पानी ना लगाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि खेत के अंदर नमी रहती है, गेहूं छोटी अवस्था में रहता है, उसके अंदर जो फुटाव और उसकी जड़ों का विकास जो है वो इस टाइम पे होता है। तो ये टाइम जो है पानी को आप जितना कंट्रोल करके रखेंगे उतना अच्छा आपको खेत में रिजल्ट मिलेगा। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये प्लॉट जो है पूरी तरीके से ग्रीननेस है, पौधे की उठाव बहुत अच्छी है। अगर मैं जड़ तंत्र की बात करूं तो जड़ भी इसका अच्छा फैला हुआ है। उसका कारण यही रहा है कि हमने 17 से 18 दिन पे पानी दिया है। अब पानी अगर 18 दिन पे दिया है तो वो मेरी खेत की जमीन है उसके अंदर दिया है। आपकी मिट्टी को आप बेहतर जान सकते हैं कितने दिन में आपके खेत में पानी लगता है। जैसे अगर मैं बात करूं, किसी भाई की जमीन अगर भारी है तो भारी जमीन में अगर हम पानी की बात करें तो लगभग 25 दिन में लगता है। कुछ भाई लोग जो है स्प्रिंकलर से मैनेज करते हैं, क्योंकि पानी अधिक हो जाता है तो पीलेपन की समस्या रहती है। हमारे खेत में हम रेल वाली विधि से देते हैं, रेलने के से हमको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। और 18 दिन के अंतराल पे जब हम पानी देते हैं तो जो मुख्य खाद है, जो चमत्कारी खाद है जिसका रिजल्ट देख के हमको उत्पादन में बहुत अच्छा देखने को मिलता है, जैसे फुटाव की बात करें, जैसे जड़ तंत्र की बात करें, जैसे हाइट की बात करें, ग्रीननेस की बात करें, तो वो इन खादों से आता है। अगर हम खाद की बात करें तो पहले पानी के अंदर हमको क्या खाद ऐसी डालना चाहिए जिससे हमारी जो रूट होती है उसका डेवलपमेंट अच्छा हो, उसके अंदर कल्लों का फुटाव अच्छा हो, कल्लों के फुटाव से उत्पादन बढ़ता है। तो हम अगर बात करें तो सबसे पहले 1 बैग आप यूरिया ले सकते हैं। 1 बैग यूरिया के साथ मिक्स माइक्रो न्यूट्रेंट आपको लेना ही लेना है। उसके साथ में अगर आप लेना चाहें तो आप सागरिका ले सकते हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेके अगर आप डालेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, क्यों जरूरी होता है ये आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, ताकि आप भी समझेंगे कि हाँ मैं बोल रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ। जब शुरुआती अवस्था होती है तो इसके अंदर आपकी जो जड़ तंत्र होती है उसको जमने में, सेट होने में, जड़ों का विकास होने में जो आपका मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट है
वो बहुत हेल्प करता है। उसके साथ में अगर सागरिका बात करें तो सागरिका के अंदर भी सीवीड्स होते हैं, मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, उसकी आवश्यकता इनिशियली होती है। और जब मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट हम देते हैं तो इनिशियली लेवल पे उसके अंदर फुटाव अच्छा आता है, इसकी ग्रोथ अच्छी रहती है। और अगर बात करें कलर की तो कलर भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। जब आप इसके अंदर ये पहला पानी जब 18 दिन में देंगे तो इनको तीनों का मिश्रण करके आप इसको अपने खेत में लेबर द्वारा फेंक सकते हैं या मशीन विधि से आप फेंक सकते हैं। और डालने के बाद में आपके खेत में जब भी जो पानी है वो दे के सूख जाए, हल्की हल्की नमी जो है टूटने लगे, उस अवस्था पे हमको 2,4-D का स्प्रे करना पड़ता है, क्योंकि गेहूं के अंदर भी खरपतवार जो है उसका नियंत्रण होता है। साथ ही साथ जई मार जो आता है उसका एक पैकेट आप ले सकते हैं, ताकि आपको चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती दोनों पे रिजल्ट बेहतर मिले। तो वो लेने के बाद अगर आप अपने खेत में 8 से 10 दिन कुछ भी नहीं करें, क्योंकि आप जब खरपतवार डालते हैं और उसी के साथ अगर आप कुछ अच्छी चीज न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करेंगे तो खरपतवार पूरी तरीके से मरता नहीं है और उसके अंदर रिजल्ट जो है हमें कम देखने को मिलता है। तो अब 8 से 10 दिन रुकने के बाद इसके अंदर आपको एक स्प्रे करना है। उसके अंदर आपको जो है जिंक ऑक्साइड फॉर्म जो आता है 39.5% वो लेना है, और उसके साथ में आपको टेबू कोनाजोल जो होता है उसका स्प्रे करना है, जो कि एक फंगीसाइड का रूप होता है। क्योंकि इनिशियली लेवल पे अगर बात करें तो इसके अंदर फंगस की कई बार समस्या देखने को मिलती है। इसकी जो कॉलर होती है उसके अंदर हमें समस्या देखने को मिलती है, कई बार जड़ों में हमें समस्या देखने को मिलती है। तो वो लेने के साथ में आप थोड़ा सा इमामेक्टिन या प्रोफेनोसाइफर मिला लें, क्योंकि अभी अभी कुछ मध्य क्षेत्र में हमें देखने को मिला है कि नमी अधिक होने के कारण खेत में हमारे खेत के अंदर जो है इल्लियों का प्रकोप भी जड़ों के अंदर मतलब रहता है। तो इनका तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आप लेंगे तो आपको एक बेहतर रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। और इसके बाद अगर बात करें तो अगले 15 दिन में या 16 दिन में आप इसके अंदर जो है सेकंड जो है वाटर इरिगेशन मतलब पानी आप देंगे, तो उसके अंदर आपको सबसे महत्वपूर्ण जो खाद है वो लेना है, क्योंकि वो ही इंपॉर्टेंट होता है, उसके साथ में आपका प्रोडक्शन डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करें दूसरी बार जो आप पानी देंगे उसके अंदर क्या खाद डालना है, तो दूसरी बार जो खाद आप देंगे उसके अंदर 1 बैग यूरिया, उसके साथ में अगर आप बात करें तो 33% में जो जिंक सल्फेट फॉर्म में आता है आप वो लीजिए, ताकि इसमें सल्फर जो है वो उसमें सल्फर जो मिला हुआ होता है तो उसमें आपका फंगिसाइड का काम भी करता है। साथ ही साथ इसमें जो है ग्रीननेस, फुटाव, पत्ते का चौड़ापन, वो सारी चीजें लाने का काम करता है। अब इसी के साथ अगर हम बात करें तो आप इसके साथ में पोटाश जो होता है लाल MOP जो वो है 15 से 20 किलो पर एकड़ आपको इसके अंदर मिलाना है, जिससे आपको जो दाने का साइज है, दाने का वजन है और जो शाइनिंग है वो सारी चीजें आपको जब आपकी जो बालियां हैं वो बन जाएगी उस टाइम पे ये, क्योंकि आपका पोटाश जो होता है वो जिस दिन आपने खेत में डाला, मिट्टी और नमी के संपर्क में आया, उससे 45 दिन बाद जो है वो एक्टिव होता है। तो जब हम दूसरा पानी देंगे उसके बाद में जब हमारा जो खेत में बतर आती है 45 दिन के अंदर हमारे जो पोर्ट्स निकलते हैं उस टाइम पे पोटाश आपका काम करने लगता है। और पोर्ट्स जब पूरे बाहर नहीं निकलते उससे पहले ही जो आपने न्यूट्रिएंट्स दिया उसके हिसाब से वो डिसाइड कर लेता है कि आपकी जो बाली की लंबाई है वो कितनी होगी। तो उस टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण काम जो है इसका होता है। और अगर इस टाइम पे आपने इस चीज को मैनेज अगर अच्छे से कर लिया तो आप एक अच्छा उत्पादन बिल्कुल अपने खेत में ले सकते हैं, जो कि संभव है, क्योंकि किसान भाई जो है कॉम्बिनेशन कई बार नहीं बिठा पाते। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन जो है इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन और टाइमिंग खेती के अंदर सबसे मेन है। अगर आपने टाइमिंग पे अगर खेती में अगर एक खाद कम भी डाला तो आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपने टाइम निकालने के बाद अगर दिया है और आप खाद एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से शायद है कि वो उतना काम नहीं करेगा जितना हमने डाला है, हमारा पैसा वेस्ट है। तो टाइम की वैल्यू अगर खेती में की तो आप अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। तो ये 2 बार का जो है खाद हो गया। अब इसके बाद में 15-15 दिन में आपको पानी का मैनेजमेंट करना है, जो कि आप जैसे पानी डालेंगे खेत में तो आपको 4 पानी में, कई लोग 3 पानी में भी हो जाता है, किसी का 4 पानी में भी हो जाता है। तो कंटिन्यूसली आप आपके खेत के हिसाब से जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे मैनेज करें। अब रही बात स्प्रे की, यहाँ से जो है स्प्रे का एक मतलब अच्छा पैमाने पे हम स्प्रे से इस चीज़ को आप ग्रोथ, फुटाव और सारी चीज़ तो हो गई, लेकिन अब जो है उसको प्रोडक्शन, ग्रीननेस और सारी चीज़ों को कैसे बचा सकते हैं। तो इसके अंदर गबोट जो होती है, जब पोर्ट्स निकलते हैं उस टाइम पे आपको एक बार फिर से स्प्रे लेना है। वो स्प्रे क्यों लेना है, क्योंकि उस टाइम पे फंगस जो है वो फंगिसाइड जो है, जैसे रस्ट हम देखते हैं गेहूं के अंदर आता है, तो रस्ट के लिए आप जो है टिल्ट का स्प्रे कर सकते हैं। टिल्ट एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद में आप बायर का एक बोनस एक आता है वो ले सकते हैं, उसका भी बेस्ट रिजल्ट है। तो ये अगर आप लेंगे अपने खेत में तो अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा।
और इसके साथ में अगर बात करें तो इल्ली का आप जो भी आपके अनुकूल, जैसे इल्लियाँ ठंड में इमामेक्टिन से कंट्रोल हो जाती है, प्रोफेनोसाइफर से कंट्रोल हो जाती है, तो ये कॉम्बिनेशन में बिठा के और साथ में मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का आप हर बार स्प्रे लेंगे। जिंक ऑक्साइड का जैसे हमने पहले में लिया, तो आप अभी मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट लेंगे, तो जो भी कमी पौधे के अंदर होती है इनिशियल लेवल पे स्टार्टिंग में, तो वो कमी जो है वो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट पूरी कर देता है। बहुत सारे किसान भाई ये बोलते हैं कि सारी जो खेती होती है वो प्रकृति के ऊपर निर्भर होती है। जी हाँ, बिल्कुल होती है, मैं मानता हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है, हम में से कुछ किसान का एक छोटा सा समूह जो हमेशा अलग दिखता है, वो किस तरीके से दिखता है कि उसके खेत में प्रोडक्शन ज्यादा निकलता है। अब कुछ किसान भाई जो होते हैं उसको भ्रमित कर देते हैं कि भाई इतना नहीं निकला, झूठ बोल रहा है, या सारी चीजें होती है। तो जब आप इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे पूरी तरीके से, जब टाइमिंग पे आप खाद डालेंगे, आपके खेत में बीज रहेगा, मौसम अनुकूल रहा, तो अगर जिसने नहीं डाला है तो उसका 22-23 क्विंटल निकला, तो हमारा 28 क्विंटल, 4 से 5 क्विंटल का डिफरेंस जरूर आएगा। क्योंकि आपको भी पता है खाद जो है सही समय पे कितना महत्वपूर्ण रोल उसका होता है। अब अगर हम गेहूं की बात करें तो SR5 का जो अभी मैं देख रहा हूं वो रिजल्ट बहुत अच्छा है, ग्रीननेस अच्छी है, हाइट अच्छी है, फुटाव अच्छा है। और इसके बाद अगर बात करें तो अगर हम खेती में गेहूं की कैलकुलेशन करें तो लगभग 12 से 15 हजार रुपए स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक की लागत इसके अंदर होती है। और अगर हम इसमें बात करें प्रोडक्शन की, तो जो व्यक्ति साधारण खेती कर रहा है वो 1 एकड़ में 1 टैंक निकालता है। पहले तो टैंक 20 से 22 क्विंटल का होता था, लेकिन अब आज की स्थिति में 17 से 18 क्विंटल का होता है। और 1 टैंक एकड़ का निकाल रहा है तो 18 क्विंटल में हमारी पूर्ति अगर हम देखें तो 50,000, 45-50 हजार रुपए पर एकड़ निकल रहा है। तो खेती को अगर खेती के तरीके से करेंगे तो हम 50,000 में संतुष्ट हो सकते हैं, और खेती को अगर धंधे के तरीके से करेंगे तो हमको एडिशनल लागत लगानी पड़ेगी ताकि उससे हम एडिशनल आउटपुट निकाल सकें। वो कैसे संभव है, जो मैंने आपको शेड्यूल बताया वो इस तरीके से संभव है। तो अगर हम बात करें 28 से 30 क्विंटल अगर इस शेड्यूल से आप अगर डालेंगे तो संभव है। कई बार मौसम अप डाउन हो सकता है तो थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो सकता है, ये मैं कैलकुलेटेड बता रहा हूं आपको। और इसके अंदर अगर हम बात करें, अगर 28 क्विंटल भी अगर निकल रहा है तो 28 के हिसाब से हमको लगभग 60 से 65 हजार रुपए पर एकड़ का हमको जो है इनकम है। इनकम में अगर 15 हजार हम निकाल दे तो 55 हजार से 60 हजार रुपए हमको एक मोटा इनकम हो सकता है। तो गेहूं के अंदर इस शेड्यूल के बेस पे अगर आप करेंगे, आप कैलकुलेटेड फार्मिंग करेंगे, आप चीजें सीखेंगे, तो आपको एक बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और स्टार्टिंग फेज जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन खाद को आप बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो मैंने ऑलरेडी एक बना चुका हूं जो कि आप देख सकते हैं, उसके अंदर चैनल में मैं लिंक डालूंगा। और मुझे एक चीज और बताएं कि किस किस चीजों के ऊपर आपको सीरीज चाहिए। मेरा इस बार से ऐसा थोड़ा सा प्लान हुआ है कि बहुत सारे किसान भाई को मैं वीडियो डाल देता हूं, लेकिन डालने के बाद किसान भाई पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होते, कुछ प्रश्न रह जाते हैं। तो जो भी आपके कमेंट आएंगे उसके आधार पे हम वीडियो की एक सीरीज बनाएंगे गेहूं की, ताकि आप अगर एक वीडियो से ना सीख पाए तो आप कंटिन्यू जो भी वीडियोस हैं अलग अलग चीजों पे हम वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको भी समझने में इजी रहे, आपको एक प्रोडक्शन निकालने में कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहे। तो इस तरीके से हम एक काम करना चाह रहे हैं। इसमें अगर आपको कुछ और ऐड ऑन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हमारी किसान कम्युनिटी जो है वो इस तरीके से खेती को बिजनेस के रूप में लेके एक अच्छा उत्पादन निकाल सके, साथ ही साथ एक अच्छा मुनाफा कमा सके। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।